तो साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों एक और बेहतरीन जजमेंट साइकेट्रिक की लो मेडिकल कैटेगरी थी, साइकेट्रिक डिसेबिलिटी थी। और साइकेट्रिक डिसेबिलिटी को जब रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ, उसका नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके बंदे का डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया। पूरी सर्विस करके ही आया था, 2022 में रिटायर हुआ। और इसकी जो डिसेबिलिटी थी वो थी परसिस्टेंट डाइल्यूजन डिसऑर्डर, जो कि एक साइकेट्रिक डिसेबिलिटी होती है। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या दलीलें रखी गई और किस तरीके से जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने डिसीजन लिया था डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्शन का, उसको कोर्ट ने कैसे सेट असाइड किया, पूरा आपको इस जजमेंट में दिखाएंगे। आपकी भी यदि डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी है नाना केस बना करके, तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी बहुत बेहतरीन एडवोकेट की टीम है जो आपके केस को समझेगी, स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी और कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेगी। चाहे आप लो मेडिकल कैटेगरी में निकाल दिए गए हैं या आपकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके रिजेक्ट कर दिया है, तो आप संपर्क जरूर करें। कोशिश यही रहेगी कि आपके फेवर में जो है जजमेंट आए, मजबूती से आपका केस रखा जाएगा। तो चलिए पहले इस सैनिक को जो रिलीफ मिला है कोर्ट की तरफ से, जिसकी डिसेबिलिटी परसिस्टेंट डाइल्यूजन डिसऑर्डर थी, उसके ऊपर किस तरीके का जजमेंट आया और किस तरीके की दलीलें रखी गई, वो आपको सीधे जजमेंट पर अब लेकर के चलते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं ये वो जजमेंट है एएफटी की तरफ से, लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का, ठीक है। और ये जो बंदा था ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला था और प्रेजेंटली ये उत्तर प्रदेश में रिसाइड कर रहा था। इसका केस जो है एएफटी में गया और ये 3 जो मेन अधिकारी हैं यूनियन ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ ये केस डाला गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिकॉर्ड ऑफिस के जो इंचार्ज हैं उनके खिलाफ, और पीसीडीए पेंशन प्रयागराज उसके खिलाफ। डिसेबिलिटी पेंशन जो इसका रिजेक्ट किया था उसके खिलाफ ये आदेश है। तो सबसे पहले क्या रिलीफ मांगा गया है, मांग क्या रखी गई है केस में, आप देखेंगे कि ये जो रिजेक्शन वाला जो लेटर आया था, ये लेटर 28 जनवरी का, उसके बाद इसने जो अपील डाली थी वो भी रिजेक्ट हुई, दोनों अपील रिजेक्ट हुई। उसको सेट असाइड करने की मांग की गई है, सेट असाइड करने की मांग की गई है। उसके बाद डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट करने की मांग की गई है 1 फरवरी 2022 से पूरे एरियर के साथ और 18% इंटरेस्ट के साथ सालाना, ठीक है। और उसके साथ साथ राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी देने की मांग की गई है कि राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी दिया जाए, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाए और डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी दिया जाए, और अंत में जो कोर्ट को लगे सही है वो भी कोर्ट दे सकती है, वो भी मांग की गई है। अब चलिए केस के ऊपर। बंदा भर्ती होता है ईएमई कोर में 29 जनवरी 2002 को और लो मेडिकल कैटेगरी में डिस्चार्ज होता है 31 जनवरी 2022 को। लो मेडिकल कैटेगरी में पूरी सर्विस करने के बाद फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ हिज एनरोलमेंट अंडर रूल, इस रूल के अंतर्गत वो डिस्चार्ज होता है। रिलीज मेडिकल बोर्ड उसका जीएच फिरोजपुर में होता है, जिसमें कि उसकी जो डिसेबिलिटी है रिलीज मेडिकल बोर्ड में, ये आप देख सकते हैं, ये डिसेबिलिटी है उसकी फॉर लाइफ के लिए 40% उसको मिला था। परसिस्टेंट डाइल्यूजन डिसऑर्डर 40%, 40% फॉर लाइफ के लिए मिला था। लेकिन जो आरएमबी है उसने उसकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया, नाना केस बना दिया, जिसकी वजह से उसका डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो रिजेक्ट हो गया। और 28 जनवरी को उसके पास 28 जनवरी का रिजेक्शन लेटर साइन किया हुआ है। इसके बाद उसने अपने रिजेक्शन के ऊपर फर्स्ट अपील डाली, उसकी वो भी रिजेक्ट कर दी गई।
फिर उसने सेकंड अपील डाली, ये आप देख सकते हैं, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। और फिर अंततः उसने जो है AFT का रुख किया और ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल कर दी AFT में। ठीक है, अब आ जाइए, जो एप्लीकेंट है, जो सैनिक है, उसके वकील ने दलीलें क्या रखी। वही जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले जब वो भर्ती हुआ था, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट वो पूरी तरह से मेंटली फिजिकली फिट था आर्मी के लिए, और किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटी उसके सर्विस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डेड नहीं था जब वो भर्ती हुआ था। और ये जो डिसेबिलिटी है ये सर्विस के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, और इसलिए इस डिसेबिलिटी को एट्रीब्यूटेबल बाय या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने एप्लीकेंट के वकील ने ये भी दलीलें दी कि सिमिलर केस में विभिन्न AFT की तरफ से जजमेंट आ रखे हैं जिसमें कि डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट किया है और उस पर राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए सरकारी वकील की तरफ से जो दलीलें रखी गई। रेस्पोंडेंट या लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, जो सरकार की तरफ से जो वकील था उसने बताया कि भाई रिलीज मेडिकल बोर्ड में उसकी डिसेबिलिटी 40% फॉर लाइफ डिसाइड की गई थी, लेकिन वो डिसेबिलिटी नाना हो गई थी, ये नाना डिसेबिलिटी हो गई थी। इसलिए जो पेंशन रेगुलेशन है उसका पैरा 53A के अनुसार कोई बंदा अगर रिलीज होता है, रिटायर होता है, डिस्चार्ज होता है, पूरी सर्विस करने पर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा होने पर, कंप्लीशन जो सर्विस लिमिट है वो पूरा करने पर, या एज पूरी हो जाए उस पर, ठीक है, और अगर उसे कोई डिसेबिलिटी होती है जो कि एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, और RMB में उसकी डिसेबिलिटी मिनिमम 20% रिकॉर्डेड है, तो उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट या डिसेबिलिटी पेंशन देना है। लेकिन इस बंदे की डिसेबिलिटी 20% तो थी, 40% थी, लेकिन वो नाना थी, इसलिए ये एंटाइटल नहीं है डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए। और फिर एंटाइटलमेंट रूल 2008 का हवाला दिया, पैरा रूल 6, 10 और 11 का भी, जिसके मुताबिक सरकारी वकील ने कहा कि एंटाइटलमेंट रूल के पैरा 6, 10 और 11 के मुताबिक भी ये एंटाइटल नहीं है डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सरकारी वकील उसने आगे दलील में क्या कहा कि इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल की ये जो डिसेबिलिटी है कि कोई भी एविडेंस नहीं है इस डिसेबिलिटी का कि ये सर्विस रिलेटेड ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से हुई है। उसने आगे कहा, ही फर्दर सबमिटेड एज पर समरी एंड ओपिनियन गिवन बाय क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेसर साइकेट्री एज मेंशन्ड इन AFMS 16, जो AFMS 16 है और जो स्पेशलिस्ट है साइकेट्रिस्ट, उसके ओपिनियन के हिसाब से एप्लीकेंट को जो पहली बार साइकेट्रिक अटेंशन मिली वो फरवरी 2006 में मिली, विद हिस्ट्री ऑफ वर्किंग एज ए सहायक टू यूनिट अफसर। भाई वो सहायक ड्यूटी कर रहा था किसी यूनिट अफसर की, उस वक्त ये डिसेबिलिटी उसका हुआ था, और उस पर ये ब्लेम भी लगा था कि उस अफसर की स्पाउस के साथ, जो वाइफ होगी, उसके साथ उसने मिसबिहेव किया था। ठीक है, ये लिखा है, ब्लेम था कि एंड वॉज ब्लेम टू हैव मिसबिहेव विद द ऑफिसर स्पाउस। ठीक है, तो ऑफिसर स्पाउस के साथ उसने मिसबिहेव किया था, ऐसा ब्लेम मेंशन किया गया है। किसमें? जो ओपिनियन है और जो AFMS 16 है जो अटैच है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेंट स्टार्टेड बिलीविंग दैट, फिर उसके बाद जो सरकारी वकील कह रहा है कि उसके बाद जो सैनिक है वो ये सोचने लग गया कि जो अधिकारी है वो उसके ऊपर जासूसी कर रहा है, और जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसे जो उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसे चोट पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दलीलें दी गई हैं।
ये यहां पर देखो इस पैराग्राफ में लिखा है, द एप्लीकेंट स्टार्टेड बिलीविंग दैट द ऑफिसर वॉज स्पाइंग अपॉन हिम एंड सब्सिक्वेंटली ही बिलीव्ड दैट यूनिट पीपल एंड हिज फैमिली मेंबर्स एंड अदर पर्सन इन विंसिटी वर टॉकिंग अबाउट हिम एंड वर प्लानिंग टू हार्म हिम। कहने का मतलब है कि बंदा ये सोचने लग गया था कि वो जो अधिकारी है वो उसके ऊपर जासूसी कर रहा है, और ये भी सोचने लग गया था कि जो यूनिट के लोग हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, और सरकारी वकील ने इस दलील के साथ कहा कि ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की है इसको खारिज किया जाए। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट कहती है, वी हैव हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट एंड ऑल्सो लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट। हमने सरकारी वकील को भी सुना और एप्लीकेंट के वकील को भी सुना, और कुछ क्वेश्चन सामने आ रहे हैं जिनके दो फोल्ड में आंसर देने हैं। पहला कि क्या ये डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, और दूसरा अगर है तो क्या इसको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर सबसे पहले वही सेम केस धर्मवीर वाला आया कि कोई डिसेबिलिटी अगर भर्ती के टाइम पर नहीं थी तो वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मानी जाएगी, और वो पूरी राम कहानी जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया था एट्रीब्यूटेबिलिटी के ऊपर, वही सेम चीज़ इसमें भी आई है। और इसके आधार पर अब यहाँ पर इन व्यू ऑफ द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ ऑन एट्रीब्यूटेबिलिटी वी फाइंड दैट द आरएमबी हैज डिनाइड द attributable to the applicant only by endorsing that the disability persistent delusion disorder is neither attributable to nor aggravated by military service on ground जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई जो इसकी डिसेबिलिटी थी persistent delusion disorder, वो रिलीज मेडिकल बोर्ड ने नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस सिर्फ इस ग्राउंड पर जो है एक्सेप्ट की थी कि ये डिसेबिलिटी जो है बंदे को पीस एरिया यानी आगरा में हुई थी इसलिए। ठीक है, देयरफॉर एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर डिसेबिलिटी पेंशन, ऐसा रिलीज मेडिकल बोर्ड और कंपिटेंट अथॉरिटी ने जो कहा है वो चीज ऑब्जर्व की है। और इसको लेकर के फिर कोर्ट क्या कहती है, हाउएवर कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट, अब कोर्ट किस ओपिनियन पे आई है, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस रीजनिंग ऑफ रिलीज मेडिकल बोर्ड फॉर डिनाइंग डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन टू एप्लीकेंट आर क्रिप्टिक, नॉट कन्विंसिंग एंड डजंट रिफ्लेक्ट द कंप्लीट ट्रुथ ऑफ द मैटर। ये यहां से लेकर के कोर्ट कहती है भाई ये जो कारण दिए हैं डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट नहीं करने के और एट्रीब्यूटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करने के, ये कोर्ट कहती है कि ये जो कारण है ये क्रिप्टिक है, कन्विंस भी नहीं कर रहे हैं और पूरी सच्चाई भी बयान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पीस स्टेशन की जब बात आई तो कोर्ट कहती है पीस स्टेशन भी अपने आप में प्रेशर रखता है, सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन मिलिट्री सर्विस का एसोसिएटेड है वो भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पीस स्टेशन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पीस स्टेशन है तो वहाँ भी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, रिगोरियस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आगे क्या क्या कहा है कोर्ट ने, वी ऑल्सो फाइंड दैट इन द समरी एंड ओपिनियन ऑफ गिवन बाय, जो स्पेशलिस्ट की समरी थी और ओपिनियन थी जो कि आरएमबी प्रोसीडिंग के साथ अटैच थी, उसको जब कोर्ट ने पढ़ा और ऑब्जर्व किया तो लिखा आया कि इंडिविजुअल फरवरी 2006 में पहली बार साइकेट्रिक अटेंशन में आया जब वो पोस्टेड था J&K में, ना कि आगरा या यूपी में। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने और फाइंड किया कि जो ऑनसेट, जैसा कि बताया कि ऑनसेट ऑफ अफोरसेड डिसेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट was posted at Udhampur J&K from इतना टू इतना विच इज फील्ड ऑब्लिक CI ऑफ शरीयत। ऑनसेट जो पकड़ा है कोर्ट ने किस चीज़ से, समरी एंड ओपिनियन ऑफ
क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट था साइकेट्रिस्ट था, उसकी समरी और ओपिनियन से पकड़ा कि जो ऑनसेट था वो था उधमपुर J&K, और जबकि सरकारी वकील ने दलील दी थी कि ऑनसेट जो है आगरा पीस लोकेशन में हुआ है। ठीक है, उसके बाद एज सच द रेस्पोंडेंट सबमिशन दैट द ऑनसेट ऑफ एप्लीकेंट वाज पीस इज इनकरेक्ट, तो पीस वाला जो ऑनसेट था वो इनकरेक्ट है। और उसके बाद अगर पीस में भी है तो कोर्ट कह भी रही है कि अगर पीस लोकेशन में भी है तो पीस लोकेशन में भी स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। ठीक है, रिगोरियस मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। फिर कोर्ट ने एक केस का हवाला दिया जो राजूमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ था कि अब इसमें क्या लिखा है, इफ एनी एक्शन इज टेकन बाय द अथॉरिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ ए सर्विसमैन एंड द सर्विसमैन इज डिनाइड डिसेबिलिटी पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ए रिपोर्ट ऑफ मेडिकल बोर्ड wherein no reason have been disclosed for the opinion so given, such action of the authority will be unsustainable in law। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट ने बताया कि भाई कोई एक्शन अगर किसी अथॉरिटी ने लिया है डिस्चार्ज करने का सर्विसमैन को, और सर्विसमैन को डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ मेडिकल बोर्ड के आधार पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर रिजेक्ट किया है, तो ये ओपिनियन जो है अनसस्टेनेबल है। एक प्रॉपर रीजन देना होगा कि क्यों उसको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट नहीं किए। ठीक है, उसके बाद एडिशनली ऑनरेबल हाई कोर्ट इन रिट पिटीशन नंबर, जो सरकार ने रिट पिटीशन डाली थी, नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक रिट पिटीशन सामने आया जिसमें कि चीज़ें निकल के आई कि इन व्यू ऑफ द अबव, उस रिट पिटीशन का ये पॉइंट है जो कि AFT ने ऑब्जर्व किया। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज एसेंशियल, यहाँ से पढ़ो, इट इज एसेंशियल फॉर द मेडिकल बोर्ड टू रिकॉर्ड एंड स्पेसिफाई द रीजन फॉर देयर ओपिनियन एज टू वेदर द डिसेबिलिटी इज टू बी ट्रीटेड एज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, especially when the pensionary benefits of the force personnel are at stake। तो रिलीज मेडिकल बोर्ड को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ये डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है या नहीं है, खास तौर पर जब वो पेंशनरी बेनिफिट उस पर्सनल का वो स्टेक पर लगा हो। ठीक है, उसके बाद फिर वही धर्मवीर वाले मामले को लेकर के जब चीज़ें सामने आई, धर्मवीर वाला केस सामने आया और उसके मुताबिक जो डिसेबिलिटी थी उसकी कोर्ट ने कंसीडर की एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ठीक है, ये कंसीडर किया है। एंड द डिसेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी कंसीडर्ड एज एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। भाई जब वो डिसेबिलिटी थी नहीं उसको, जब वो भर्ती हुआ था और उसके बाद लास्ट में आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई ये तो पीस लोकेशन में हुआ, जबकि वो पीस लोकेशन में भी नहीं था, वो पीस में भी हुआ है, तो कोर्ट कह रही है भाई पीस लोकेशन में भी जो है काफ़ी स्ट्रेस होता है, सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग का, और स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया। क्या डायरेक्शन दिया, इन व्यू ऑफ द अबाव ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर जो भी था 2025 का, वो पार्शली अलाउड करने के लिए डिजर्व करता है और इसलिए उसको पार्शली अलाउड किया जाता है। ठीक है, और जो इम्पंक्ड ऑर्डर था जिसमें कि एप्लीकेंट का क्लेम डिसेबिलिटी ग्रांट करने का था, डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट करने का, उसको सेट असाइड किया जाता है। यानी कि जो सरकारी आदेश था जिसमें कि डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट किया था उसको सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने। ठीक है, अब इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी जो है एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है, और वो एंटाइटल कर दिया जाता है किस चीज़ के लिए, डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट करने के लिए 40% फॉर लाइफ के हिसाब से, जो कि राउंड ऑफ होके हो जाएगी 50% फॉर लाइफ, और साथ में ये आप देखेंगे, और साथ में जो है 3 साल तक का एरियर भी देना है।
जिस डेट को ये ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल हुई थी उससे 3 साल तक बैक का, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का आदेश नहीं दिया जाता है अगर केस ज़्यादा पुराना है तो साथियों, आपने देखा कि ज़बरदस्त एक और जजमेंट, एक सैनिक को बड़ी राहत मिली। 40% जो उसकी डिसेबिलिटी थी, वो डिसेबिलिटी जो उसकी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके उसका जो हक था डिसेबिलिटी एलिमेंट का, वो हक से उसको वंचित जो रिलीज मेडिकल बोर्ड की वजह से होना पड़ा, वो फिर कोर्ट में आकर के उस आदेश को जो है बदला गया और सरकार को फिर निर्देश दिए गए, आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से कि भाई इस बंदे को 40% फॉर लाइफ डिसेबिलिटी एलिमेंट का बेनिफिट दिया जाए और साथ में राउंडिंग ऑफ का भी बेनिफिट दिया जाए, वो हो जाएगी 50%, और 3 साल तक का एरियर दिया जाए जो एप्लीकेशन इसने फाइल की थी उधर से बैक डेट का।